बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार और मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब। नाज़रीन, APC 20 सितंबर को हो रही है। अपोजिशन का किरदार APC के हवाले से क्या रहेगा? अपोजिशन का किरदार कल क्या था जब पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया गया, यानी जो बिल पार्लियामेंट से मंजूर हुए उन्हें ऐवान बाला में लेके जाए गए तो वहां से वो मुस्तरद हो गए, तो हुकूमत ने यह फैसला किया कि यह बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश किए जाएंगे और वहां से मंजूर करवाए जाएंगे। पहला बिल पेश होता है वक्फ इमलाक 2020, उस पर अपोजिशन एहतजाज करती है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर उस बिल को मंजूर करते हैं। गिनती की निशानदही होती है और अददी बरतरी फिर भी हुकूमत को ही मिलती है। उसके बाद अपोजिशन एहतजाज करती है और वॉकआउट कर जाती है। हुकूमत को पूरा मौका दिया जाता है कि आप अपनी तरह से बिल पास करवा लें। तो क्या उस बिल के पास होने के बाद अपोजिशन का स्टेटस जो आज से 4 दिन पहले था कि फैटफ बिल में हम हिमायत नहीं करेंगे, क्या वो वही होगा? इसी बारे में बात करने के लिए जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला साहब ने हमें ज्वाइन किया। हाफिज हमदुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हाफिज साहब, इस वक्त अपोजिशन का जो किरदार है वो तो ये है कि हुकूमत को चलने नहीं देंगे। हुकूमत ने बेशुमार ऐसे प्रोग्राम हैं जो गलत तरीके से डील किए हैं। हुकूमत ने सही तरीके से सियासत को आगे नहीं बढ़ाया। आपका भी यही मौक़िफ़ है, लेकिन फैटफ बिल मंजूर होने के बाद अपोजिशन का स्टेटस आपको क्या दिखाई देता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीयत उलमा इस्लाम तो रोज़ अव्वल से मैदान में उसकी हकीकत, उनकी अपोजिशन, उसका इख्तिलाफ, उनका मौक़िफ़, उनकी राय पूरी कौम के सामने है कि ये हुकूमत मुसल्लत की गई है, ये अवामी मैंडेट पर मुश्तमिल हुकूमत नहीं है, हकीकी अवामी नुमाइंदा हुकूमत है। ये हमारी राय भी है और तमाम अपोजिशन जमातों का भी यही राय है। लेकिन बदकिस्मती से हम ये कह सकते हैं और बार बार कहते हैं और कहते चले आ रहे हैं, बिलखुसूस जमीयत उलमा इस्लाम ये कह रही है कि 2 साल जितनी भी सहूलत इस हुकूमत को हुकूमत करने के लिए दी है, ये सहूलतकारी का किरदार इसमें अपोजिशन जमातों का, बिलखुसूस 2 बड़ी जमातों का बहुत बड़ा किरदार रहा है, जिससे जमीयत उलमा इस्लाम और जमीयत उलमा इस्लाम की क़ियादत, मौलाना साहब और दीगर अपोजिशन की छोटी जमातों की क़ियादत का ये गिला, ये शकवा, इन खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार उनके सामने भी बरमला किया है और मीडिया के सामने भी किया है और कौम के सामने भी किया है और पार्लियामेंट के अंदर और बाहर बरमला इसका इजहार किया है। मगर जब कुछ अरसा पहले मियां नवाज शरीफ साहब का राबिता मौलाना साहब से 1-2 बार, फिर बिलावल भुट्टो से राबिता और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब का आना, ये मुख्तलिफ़ किस्म की बैठक और राबिते जब हुए तो उससे ये इंदिया दिया गया, ये फ़ैसला हुआ कि 20 सितंबर को APC होगी। उस APC में हमने ठोस फैसले करने होंगे। हमने हुकूमत के लिए सहूलत का किरदार नहीं अदा करना है, क्योंकि ये हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है ये आवाम का हकीकी नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, इसको मुसल्लत किया गया है। लिहाजा हमें सहूलतकारी से इज्तनाब करना चाहिए, हमें इनको किसी किस्म की सहूलत नहीं देनी। लेकिन मैं हूँ कराची में, पार्लियामेंट के अंदर की सूरत हाल क्या थी, लेकिन जो कुछ मैंने मीडिया के ज़रिए मेरे इल्म में आया या मैंने देखा, मैंने सुना या सोशल मीडिया के ज़रिए, इतना ज़रूर मेरे इल्म में आया है कि अपोजिशन जमातों की सफ़ों में से कुछ अराकीन असम्बली, कुछ अराकीन सीनेट गैर हाज़िर थे। अगर वाकई अराकीन सीनेट और अराकीन असम्बली गैर हाज़िर थे और उनकी गैर हाज़िरी और आदमी मौजूदगी की वजह से ये फैटफ बिल पास हुए, ये कवानीन मंजूर हुई, फिर मेरे ख़्याल में इन पार्टियों को, बिलखुसूस बड़ी पार्टियों को अपने गिरबान में देखना चाहिए। हमदुल्ला साहब 19 से 21 के रवैये पे नज़र रखनी चाहिए। हमदुल्ला साहब 19 से 21 के दरमियान जो लोग थे वो अपोजिशन जमातों के, दोनों बड़ी जमातों के, वो वहाँ मौजूद नहीं थे और ये मुमकिन नहीं था कि ये इजलास जो है ये होता। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है। अब क्या अगर आज कल जिसमें तमाम लोग थे, पहले आपके साथ जमात इस्लामी नहीं खड़ी थी, वो भी कल खड़ी हो गई, तो अब इन हालात में अगर ये हालात हैं कि 19 से 21 लोग नहीं थे
तो क्या फिर अदम एतमाद की तहरीक के वक्त जो बहुत बड़ा काम होता है और दीगर मामलात में क्या फिर दोबारा जो बीच में गायब हुए हैं दोनों बड़ी सियासी जमातों के, ये उस वक्त फिर दोबारा मौलाना साहब को धोखा नहीं देंगे? देखिए, मैं बात पूरी कर लूँ। मैंने कहा कि जब ये गराजरी है फिर पार्टियों की क़ियादत पर लाजिम है, ज़रूरी है कि वो इन गैर हाजिर अरकान की जवाब तलबी करें। अगर कोई माकूल वजह नहीं है उनकी गैर हाजिरी की और आदमी मौजूदगी की, कोई माकूल वजह नहीं है उनके पास, फिर पार्टियों को उनके खिलाफ इंजबाती कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है, आपको याद है, अभी माजी करीब में जब सीनेट चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई तो ऐवान में हम 64 और 65 थे, अपोजिशन 45 या 50 थे, इख्तिदार वाले, इख्तिदार पर बराजमाम पार्टी की तादाद हमसे कम थी लेकिन हमारे तादाद ज़्यादा थे। लेकिन जब गिनती में निकल आए, यानी जब खड़े हुए सब ने हाथ उठा के अपनी सीटों पे खड़े हुए तो 65 है हम, लेकिन जब पर्ची निकाली गई तो हम 50 पे खड़े हैं और वो 65 पे खड़े हैं। अगर ये सूरत हाल है हमारी, उधर तो इन दो पार्टियों ने अपने अराकीन को सज़ा नहीं दी, नोटिस तक नहीं दिया। आज फिर 19 से 20 आप बता रहे हैं कि गैर हाजिर है। किन पार्टियों से उनका ताल्लुक है? बेशक मेरी पार्टी से उनका ताल्लुक हो, जमीयत उलमा इस्लाम से, या दो बड़ी पार्टियों से उनका ताल्लुक हो, या दिगर पार्टियों से उनका ताल्लुक हो जो गैर हाजिर अराकीन सीनेट और कौमी असम्बली है। सबसे पहले इन पार्टियों को, उन अराकीन को नोटिस देनी चाहिए और आश्कार करना चाहिए, उनके खिलाफ इंजबाती कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि इस किस्म के जब पार्टी के अंदर आपने साहब, क्या आप एपीसी में इस मसले को उठाएंगे कि गैर हाजिर लोग जो थे उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर सेनेट में भी नहीं हुई और अब भी नहीं हो रही, आप क्या इस मसले को उठाएंगे? देखिए मेरे बिरादर मोहतरम, क्यों नहीं उठाएंगे? बुनियादी इशू तो यही है। जब आपने सवाल किया कि अगर कल अदम एतमाद की तहरीक आप ऐवान में पेश करेंगे तो यही सूरत हाल होगी। जब आपके 19 अराकीन गैर हाजिर है, भाई आपको किसने कहा कि तुम मत आइए? पार्टी का फैसला तो ये था और मुत्तहिदा अपोजिशन का फैसला तो ये था, आप क्यों गैर हाजिर हुए? इसलिए मैं तो ये कहता हूं कि एपीसी में एजेंडे में इसको भी रहबर कमेटी ने इसको एपीसी में रखना चाहिए कि ये 19 अराकीन कौन कौन थे, क्यों गैर हाजिर थे, किन किन पार्टियों से उनका ताल्लुक था, क्या उन पार्टियों ने निशानदेही की, उसके खिलाफ कोई इंजबाती कार्रवाई है? क्या हम इस सूरत हाल में जो एतमाद की फिजा हम पैदा करने की कोशिश करते हैं, बहाल करने की कोशिश करते हैं, इस सूरत हाल में क्या ये एतमाद बरकरार रहेगी या फुकदान होगा? ये पार्टियों की क़यादत की जिम्मेदारी है, वरना कौम हंसेगी हम पर, हम मजाक बन जाएंगे, हम मस्खरा बन जाएंगे। ये सूरत हाल सियासत के लिए ठीक नहीं, जमहूरियत के लिए ठीक नहीं, ये इन सियासी पार्टियों के लिए भी शर्मिंदगी का बायस बन रहा है। अवध साहब, आप इन मौजूदा हालात में कल के इजलास के बाद अपोजिशन ने ओपन फोरम छोड़ के बाहर एहतजाज करने चले गए, पूरा इजलास होना चाहिए था, बाकी बिल्स रोकते, वहाँ पे प्रोटेस्ट करते, बाहर चले गए, एक मीडिया कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद ख़त्म हो गए। आप इसके बाद एपीसी का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? देखिए हमारे सामने बुनियादी चीज़ खुदा गवाह है, 21 करोड़ आवाम है, कौमी मफाद है, मुल्की मफाद है। आप मुझे बताइए, जब से ये मौजूदा हुकूमत मुसल्लत कर दी गई है, आपकी माईशत, आपकी माशी पॉलिसी, आपकी जीडीपी शरह-नमू कहाँ खड़ी है? आपको याद होगा नवाज शरीफ की लास्ट में एक बयान आया था हमारे इदारों की तरफ से, बड़ों की तरफ से, कि हमारी माशी ग्रोथ ठीक नहीं है। उस वक्त हमारी माशी ग्रोथ थी शरह-नमू 5.6 गालिबन, और आज आपकी माशी ग्रोथ क्या है? 1.5 या 1.6 है। कुछ अरसा पहले तो 0 पॉइंट पे हम आए थे। आपने कोई बयान सुना? आपने खदशे का इजहार कहीं से भी आवाज़ सुनाई दी? नहीं दी। जब आपकी माशी हालत यह है
और आपकी खारिजा पॉलिसी आपके सामने कि मकबूजा कश्मीर आपके हाथ से निकल चुका है। हम सिर्फ 1 सेकंड की और 1 मिनट की खामोशी से कश्मीरियों को आज़ाद करना चाहते हैं। 1 साल पूरा हुआ। आप मुझे बताइए आपकी खारिजा पॉलिसी क्या है? आप हिंदुस्तान को वोट देते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप के लिए, ये आपकी खारिजा पॉलिसी। आपकी खारिजा पॉलिसी, आपकी दाखिला पॉलिसी है कि मुल्क में एक बार फिर फरकवारियत को और फरकवाराना फसादात को भड़काया जा रहा है। जब ये सूरत हाल है आपके मुल्क में, तो मुझे बताइए इस हुकूमत का होना ज़रूरी है? ये मुल्क की मफाद में है। आपकी जमीयत उलमा इस्लाम की आपने पॉलिसी बयान कर दी कि बिल्कुल इस हुकूमत के खिलाफ। अगर अब तो मैं वही एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अब अदम इत्तेमाद वाला चैप्टर तो हमें बंद होता नज़र आ रहा है क्योंकि आपके पास अददी तादाद जो थी वो भी कम हो गई है। तो अब इसके बाद क्या तरीका होगा हुकूमत को भगाने का आपकी नज़र में, आपकी मुत्तहिदा अपोजिशन की नज़र में? मेरे ख्याल में अपोजिशन को फैसला करना होगा। मैंने पहले भी आपके शो में कहा है कि अपोजिशन जमातों को फैसला करना होगा कि एक तरफ पुतले की हुक्मरानी है इमरान खान की सूरत में, यह अजीज़ है आपको ये बचाना। दूसरी तरफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान का इस्तेहकाम और पाकिस्तान की सलामियत, पाकिस्तान का आइन की बालादस्ती, कानून को क्या अजीज़ है आपको? अगर पाकिस्तान है तो अपोजिशन को अपना रवैया दुरुस्त करना होगा। मैसाक पाकिस्तान वाकई मैसाक पाकिस्तान होना चाहिए, न कि वो मैसाक पाकिस्तान फिर मैसाक इमरान खान बन जाए। मैसाक जमहूरियत होनी चाहिए, न कि वो मैसाक जमहूरियत फिर मैसाक मुफाहमत बन जाए। ये नहीं होना चाहिए। ये फैसला करना चाहिए कि हमें इन दो में से किसका इंतखाब करना होगा, इमरान का या पाकिस्तान का। इन दो में यानी आप कहना चाह रहे हैं कि आप अपोजिशन जमातों को इस्तीफे दे के बाहर आ जाना चाहिए या तहरीक चलानी चाहिए? यही दो आप हम जमीयत उलमा इस्लाम तो पहले से ये कह रही है कि हमें इस पार्लियामेंट में नहीं जाना चाहिए, हमें इस पार्लियामेंट से निकलना चाहिए। तो हाफिज साहब, क्या आपको ये लगता है कि आपका ये मौक़िफ़ कि पार्लियामेंट को छोड़ देना चाहिए? ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध छोड़ देगी, वहां से इस्तीफे दे देगी और अपने अरकान पार्लियामेंट से वापस बुला लेगी और PMLN भी बुला लेगी। क्या वो राजी हो जाएंगे? आपको लगता है माजी का जो तजर्बा है उसकी रोशनी में? देखिए मेरे भाई, हम तो कोशिश करते हैं, ये तमाम ऑप्शन हमारे सामने हैं, हम तो कोशिश करते हैं ये ऑप्शन APC में रखेंगे, तमाम पार्टी अपने ऑप्शन भी रखेंगे, जमीयत उलमा इस्लाम भी रखेगी। फिर ये मुत्तफिका फैसला होगा कि हमने किन ऑप्शंस पे काम करनी है, कदम ब कदम हमने आगे बढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। अगर हो सकता है प्रायोरिटी में थोड़ा इख्तिलाफ हो, अगर ये फैसला हो जाता है साहब, अगर ये फैसला हो जाता है कि सिर्फ एक बड़ा जलसा करना है और उसके बाद एहतजाजी जलसे मुख्तलिफ शहरों में करने हैं, तो क्या आप समझते हैं कि इससे हुकूमत को कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए, हमारा मकसद ये है कि इस हुकूमत को बर्खास्त करना है। अब इस हुकूमत को बर्खास्त करने के लिए शुरू कहाँ से करना है? अगर APC में फैसला ये होता है कि हमने एक एहतजाजी तहरीक मुत्तफिका और मुश्तरका तौर पर शुरू करना है, पहला स्टेप हमारा ये होगा। अगला कदम हमारा ये होना चाहिए, तीसरा स्टेप हमारा ये होना चाहिए, जो भी फैसला APC करेगी मेरे ख्याल में वो कौम की भलाई के लिए होगी, पाकिस्तान की बका, सालिमियत, इस्तेहकाम, माशी इस्तेहकाम को सामने रखते हुए फैसले करेगी। यानी उम्मीद करते हैं कि APC में पाकिस्तान की बेहतरी के लिए फैसले हों। आप ये चाहते हैं कि हुकूमत की बर्खास्तगी वक्त की ज़रूरत है, उसके हवाले से इक़दाम उठाए जाएंगे। ऑप्शंस मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन एजेंडा एक है। बहुत शुक्रिया हाफिज़ हमदुल्ला साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करें एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, कल अपोजिशन की हंगामा आराई और वॉकआउट के बावजूद FATF पार्लियामेंट से मंजूर हो गया। सबसे अहम तरीन बिल की मंजूरी के बाद क्या इस बार पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल पाएगा? क्या पाकिस्तान की जिद्दोजहद पाकिस्तान को कामयाबी दिलवा पाएगी? इसके अलावा अगर अपोजिशन की बात करें तो क्या अपोजिशन कमज़ोर हो चुकी है?
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बुलाने के बावजूद भी नवाज शरीफ वतन वापस ना आए तो क्या नून लीग और पूरी अपोजिशन की मुश्किलात में इजाफा होगा? अपोजिशन के रवैये और हुकूमत पाकिस्तान यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बिल पास करवा लेना, इस इशू पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबरा एजाजुल हक साहब ने। एजाजुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एजाजुल हक साहब, फैटफ बिल की मंजूरी के दौरान अपोजिशन की जानिब से जो एहतजाज हुआ, हंगामा आराई हुई, वॉकआउट कर गई, उससे तो आप बखूबी वाकिफ हैं। एक ऐसा बिल जिसकी हिमायत में अपोजिशन कतई तौर पे तैयार नहीं थी, वो अगर हुकूमत पास करवा लेती है तो आपको अपोजिशन का स्टेटस क्या दिखाई देता है? देखिए, ऑपोजिशन जो है वो ऐसे इश्यूज पे भी बार्गेनिंग करना चाह रही है जो कि कौमी इश्यूज हैं, और ऑपोजिशन को ये बहुत अच्छी तरह मालूम है कि अगर हुकूमत जो है वो ग्रे लिस्ट में रहे तो कितनी मुश्किलात हैं, और अगर ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में चली जाए तो हुकूमत को मजीद कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि ऑपोजिशन है तो इसलिए ऑपोजिशन की ये कोशिश है कि भाई हुकूमत चाहे यहाँ पर दुश्मनों की भी बन जाए, लेकिन मौजूदा हुकूमत को किसी तरीके से ख़त्म करना है। तो इस वजह से हंगामा आराई भी की उन्होंने, और हुकूमत ने भी कुछ जल्दबाजी की है। मेरे ख्याल में जब उनके पास वोट पूरे थे तो थोड़ी बहुत बहस अगर करवा लेते तो इस पर कोई हर्ज नहीं होना था। लेकिन ये एक ऐसा इशू है, देखें, ये हुकूमत की भी कमज़ोरी है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को भी चाहिए था कि जब इस किस्म की चीज़ें सामने आए तो उस वक्त फिर एक नेशनल इश्यूज पर इकट्ठे बैठना भी चाहिए। हुकूमत को, ये प्राइम मिनिस्टर को चाहिए था कि पूरी पार्लियामेंट को इनवाइट करते, देखते हैं कौन आता है कौन नहीं आता, और उन्हें बताते हैं कि भाई क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। वज़ीर ख़ारजा उनको ब्रीफ करते, बाकायदा वज़ीर आज़म साहब उनको ब्रीफ करते। जब APS स्कूल का वाक़या हुआ था उसमें जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स बैठे थे, यहाँ तक कि आर्मी चीफ और DG ISI भी उस मीटिंग में बैठे थे, क्योंकि ये एक कौमी इशू था, एक नेशनल एक्शन प्लान बनना था। यही मौजूदा सूरत हाल भी ऐसी है। बहुत से इश्यूज इस किस्म के गुजरे हैं माजी में, जिनमें कि एक ऐसी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी जिसमें कि उन इश्यूज को रख के तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठाते। अब ये FATF जो है ये डिफेंस को भी हमारे मुतासर करता है, क्योंकि आपको लाजमी बात है कि डिफेंस का इक्विपमेंट है जिस पर पाबंदियाँ लगी हुई हैं, कुछ लग सकती हैं, या इसी तरह आपको दुश्मन का सामना भी है। फिर आपकी इकॉनमी पे भी बड़ा जोर है। इस वक्त आपको पता है कि इकॉनमी के क्या हालात हैं, करेंसी आपकी जो है वो बड़ी कमज़ोर हो चुकी है, और एक्सपोर्ट्स जो है वो आपकी काफ़ी कम हो चुकी हैं। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूँ कि हुकूमत से लड़ाई अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान अपनी जगह, और उन्हें कहा कि इस मसले पर वो इस किस्म की हंगामा नहीं करते, और इस इशू पे वो कहते जी कि हम आपसे लड़ेंगे, बाद में खुलकर लड़ेंगे, APC बुलाएंगे, उसमें हिकमत अमली बनाएंगे, चाहे वो कंटेनर लगाएं, जो मर्जी करें। लेकिन इस इशू पे मैं समझता हूँ कि बड़ा अफसोसनाक है। एजाजुल हक साहब, कल गिनती हुई, इस गिनती में तो तादाद में 19 से 21 लोग जो हैं वो अपोजिशन के कम निकले। तो आप समझते हैं ये 19 से 21 जो लोग हैं, और हुकूमत बड़ी पूरा उम्मीद थी, आपको पता है कि वो पहले कह रही थी हर सूरत में हम ये बिल मंजूर करवा लेंगे, और जो मुहिब्बे वतन अपोजिशन के लोग हैं वो हमारे साथ हैं। तो क्या ये लोग कम हुए हैं? इसका मतलब है कि अपोजिशन के अंदर हुकूमती राब्ते इतने तेज़ थे और यहाँ ये सारा कुछ एक नूरा कुश्ती थी? नहीं, नूरा कुश्ती तो नहीं थी, लेकिन हुकूमत के अंदर एक खामोश फॉरवर्ड ब्लॉक बना हुआ है। पंजाब में भी एक खामोश नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कल बंदे कम थे उसके अपोजिशन के 19 से 21। जी, मैं अपोजिशन की बात कर रहा हूँ ना, कि अपोजिशन के अंदर ही वो जो फॉरवर्ड ब्लॉक है उनको मना कर दिया था कि आप ना आए, जो हुकूमत से अमरात भी ले रहे हैं, जो हुकूमत से फंड्स भी ले रहे हैं, जो हुकूमत से अपनी मर्जी के एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह जो भी मतलब सरकारी मुलाजिम उनके हलकों में लगे हुए हैं, उनको काम लेते हैं उनसे। तो ये हुकूमत के इशारों भी चलते हैं। फिर पंजाब में भी इसी तरह मैं आपको बता रहा था कि पंजाब के अंदर भी जो फॉरवर्ड ब्लॉक है उसे तो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने खोल दिया था, उनसे खुलकर मीटिंग कर ली थी, तो कुछ लोगों को पता लग गया था कि ये लोग जो हैं वो 8, 9, 10 जितने भी थे। इसी तरह मरकज के अंदर अभी ये सामने नहीं आए हैं खुल के, लेकिन जो लोग नहीं वहां पहुंचे थे बाकायदा उनसे एक अंडरस्टैंडिंग के तहत वो नहीं आए थे इजलास के अंदर। एजाजुल हक साहब, फिर ये तो हो गया इजलास, अददी तादाद भी आपके सामने आ गई, सबके सामने आ गया, आप कह भी रहे हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक मौजूद है, तो फिर हुकूमत के खिलाफ अदम इत्मीनाद का जो ऑप्शन
मुत्तहिदा पोजीशन लेके जाना चाहती है, वो तो वक्त से पहले ही ख़त्म हो गया। वो इसलिए कि हुकूमत के खिलाफ अगर वो अदम एतमाद लाएंगे तो पीपल्स पार्टी किस तरह बर्दाश्त करेगी कि नून लीग का प्राइम मिनिस्टर बने, और नून लीग किस तरह बर्दाश्त करेगी कि पीपल्स पार्टी का जो है वो बने। ये एपीसी के बाद आपको खुलकर चीजें सामने आनी शुरू हो जाएंगी। अब तो 2 दिन रह गए हैं, उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि इनकी कितनी मजबूत हिकमत अमली होती है और क्या ये उस हिकमत अमली पर किस मजबूती के साथ जो है अमल दरामद करवाते हैं। एजाजुल हक साहब, आजकल बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं नून लीग और शीन लीग के हवाले से, आप उस पर क्या राय रखते हैं? और दूसरा ये कि नवाज शरीफ साहब की वापसी कैसे मुमकिन हो पाएगी? अभी तो बहुत मुश्किल है मेरे ख्याल में कि नियर फ्यूचर में उनका इरादा नहीं है वापस आने का। ये उनकी जो फैमिली के बयान से भी मालूम हुआ और पार्टी के जो कारकुन है, ख़ास तौर पर जो कुर्बत रखते हैं नवाज शरीफ साहब के साथ, उनके बयान से भी पता लग गया कि उन्होंने कह दिया जी हम आपको इजाज़त नहीं देंगे जब तक इलाज नहीं हो जाएगा। तो इलाज तो अपनी मर्जी से ही होगा और जब चाहेंगे वो इलाज ख़त्म भी हो जाएगा। और इसलिए ये मामला जो हैं वो चलते रहेंगे इसी तरह जब तक कि वो हालात साजगार इतने ना हुए कि ये। तो मैंने एक और बात भी की थी आपसे, आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि इस एपीसी के बाद भी एक एनआरओ होगा। जी जी। अब देखना ये कि वो एनआरओ किसके साथ होता है और कौन सबकत लेके जाता है दूसरे के ऊपर। एनआरओ आपका कहना है कि एपीसी के बाद किसी एक जमात को ओबलाइज किया जाएगा, कुछ लोगों के मुकदमा या किसी और हवाले से रिलीफ दिया जाएगा, यही आप कहना चाहते हैं ना? एनआरओ का यही मतलब होता है ना। जिस तरह पिछला आपको मालूम है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, उसके बाद बड़ी जोरदार एपीसी हुई, उसके अंदर तहरीरी तौर पर लिख दिया गया कि कोई जमात एस्टेब्लिशमेंट के करीब जाएगी वो समझ लें कि मुसलमानियत से बाहर निकल जाएगी और कुफर का फतवा लग जाएगा उसके ऊपर। लेकिन उसके चंद ही दिनों बाद आपने देख लिया कि किस हिकमत अमली से एक जमात ने फायदा उठा के ना सिर्फ एनआरओ किया बल्कि अमेरिका को और सदर पाकिस्तान को के साथ बैठकर मीटिंगें की और एनआरओ करवा कर आराम से दूसरी जमात को किक लगाई और एक साइड पे कर दिया उनको। चलें ये बता दें कि अब एनआरओ सिंध लेगा या पंजाब? आपके ये तो सियासी बसीरत और आपकी इंफॉर्मेशन। ये तो एक ऐसा मैच है जिसको आप समझ लें कि 2 टीमें मैदान में उतरी हुई हैं और T20 का फाइनल हो रहा है और कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कौन जीतेगा। तो इसका मतलब है मौलाना फजलुर रहमान फिर उसी तरह तालियां बजाते और बाहर ग्राउंड से रहेंगे? मौलाना फजलुर रहमान साहब की अपनी हिकमत अमली है माशाल्लाह। वो इन दोनों जमातों में से जिसने एनआरओ कर लिया कामयाब हो गई, मौलाना साहब उन्हीं के साथ होंगे। सही, बहुत शुक्रिया एजाजुल हक साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। एजाजुल हक साहब के मुताबिक एनआरओ होगा किसी एक जमात से होगा, वो कौन सी जमात से होगा ये T20 मैच है जिसके नताइज वक्त आने पे सामने आएंगे। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करेंगे मोटरवे ज़्यादती केस के हवाले से। उसकी अपडेट अब तक क्या है? राना साहब अब तक अपडेट क्या है? आबिद मलिक गिरफ्तार नहीं हुआ, छापे मुतअद्दिद मारे गए, दूसरी बीवी को हिरासत में ले लिया गया है लेकिन वो हाथ नहीं आ रहा, वजह क्या है? नहीं, दूसरी बीवी को नहीं हिरासत में ली है। इतलात तो यही कि दूसरी बीवी, एक बीवी पहले हिरासत में थी, दूसरी आ गई। अच्छा, और दूसरी जो है वो बीवी नहीं है अब इसकी, थी। अच्छा, और ये कोई खबर नहीं सुनी। हाँ मैं बता रहा हूँ, थी, अब नहीं है। और जहाँ तक बहस का तल्लक है आबिद का, तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूँ कि पुलिस की हिकमत अमली आज से तब्दील हो गई है। बिल्कुल ठीक हिकमत अमली है, हिकमत अमली तब्दील हो गया। हिकमत अमली हमारे पास मौजूद है, हम TV पे इसलिए बताएंगे, हम चाहते हैं कि आबिद पकड़ा जाए। बिल्कुल आबिद को पकड़ा जाना चाहिए। जो अब हिकमत अमली शुरू की गई है उस हिकमत अमली के तहत आबिद जो है आइंदा बहुत जल्द गिरफ्तार हो जाएगा। जिस तरह पहले होता था ना, आपको पता है एक उमर विरक साहब होते थे जी जी, और वो बड़े अच्छे तफ्तीशी अफसर थे, अब भी मौजूद हैं, और जिस तरीके से वो करते थे, एक मियाँ शफकत DSP थे, अब उस हिकमत अमली को लेकर जा रहे हैं कि उस हिकमत अमली के तहत जिस तरह वो पकड़ते थे करते। देखें जब आप पूरा जोर लगाते हैं तो वो मुलजम, देखें आबिद को इतना बड़ा पैसे वाला मुलजम नहीं है कि जिसने रात गुजारनी है तो बड़ा अच्छा घर चाहिए, जिसने रात गुजारनी तो अच्छा डेरा चाहिए। वो एक दरिया के किनारे भी छुप सकता है। कहते हैं आजकल बाल भी मुंडवाए हुए हैं। मैं कह रहा हूँ दरिया के किनारे भी छुप सकता है, ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये जरूर है कि उसके हाथ पे पट्टी है, अब ये चेक किया जा रहा है कि वो पट्टी कहाँ से करवाता है। मैं आपको ये भी बता दूं, जो एक हिकमत अमली में है उसके हाथ पे पट्टी है, और दूसरा जो है आज से 2 रोज पहले जिस जगह से वो भागा है, कहा जा रहा है कि उसके पाँव में भी चोट आई है। अब पुलिस अपने तरीके से, जो रवायती तरीके हैं जिससे खोजी जिसे कहते हैं,
इससे पकड़ा जाना चाहिए, उस तरीके से पकड़ रहे हैं। और मेरी इत्तला के मुताबिक आज सुबह जो रेड हुई थी वो आबद के लिए रेड नहीं थी, जिसके मतलब सारा मीडिया ने कहा कि आबद के लिए है, वो आबद के लिए रेड नहीं थी, वो उन लोगों के लिए थी जिनका कुछ लोगों से राब्ता था, जिसकी आबद की बीवी ने कहा था ये उनसे राब्ता में है, लेकिन वो राब्ते में नहीं थे। आबद पिछले 4 दिन से किसी के राब्ते में नहीं है, सही, किसी के राब्ते में नहीं है। अब एक आखिरी शख्स जो है, ऐसा शख्स जिस पर खदशा जाहिर किया जा सकता है, उसका तलक मुल्तान से है। आबद को अब गिरफ्तार करने के लिए पुलिस वही तरीका इस्तेमाल करेगी जिस तरह माजी में उमर विरक मुल्ज़िमों को पकड़ते थे, और उसी तरीके से आबद पकड़ा जाएगा। अगर ये जोर वाला तरीका, शोर वाला तरीका होगा तो आबद नहीं पकड़ा जाएगा। जदीद तरीन तरीका कार की बजाय रिवायती तरीका अपनाया जा रहा है ताकि मुल्जिम की गिरफ्तारी अमल में लाई जा सके। इस हवाले से छापे तो बहुत से मारे गए, मुल्जिम अभी तक हाथ में नहीं आ सका, अब रिवायती तरीका अपनाया जा रहा है। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, आजकल एंटी करप्शन बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हो चुकी है। अरबों रुपए की गैर कानूनी ज़मीन जो है वो वागुजार करवाई गई, बहुत सी करप्शन के जो स्कैंडल थे उनको बेनकाब किया गया और मुजरिमान को पकड़ा गया। माजी में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती, यानी इक्का दुक्का वाकयात तो होते रहे, एंटी करप्शन की कार्रवाइयां अमल में आती रहीं, लेकिन इतनी तेज कार्रवाइयां देखने में नहीं मिली। माजी में नैब बहुत ज्यादा मुतहर्रिक थी, लेकिन एंटी करप्शन की कार्रवाइयां सुस्त रवि का शिकार थी। अब तेज क्यों हो गई हैं, इसकी वजूहात क्या हैं और एंटी करप्शन को हिदायत क्या है, गाइडलाइन क्या है, इसी बारे में बात करने के लिए चीफ रिपोर्टर लाहौर हाफिज फैज अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया। हाफिज फैज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हाफिज फैज साहब, क्या बात है, आजकल एंटी करप्शन बहुत मुतहर्रिक है, रिकवरीज हो रही हैं, बहुत से कब्जा माफिया के खिलाफ एक्शन हो रहे हैं, हिदायत क्या मिली है एंटी करप्शन को? जी यासर, बिल्कुल आपने सही कहा। असल में माजी में ये होता रहा कि महकमा एंटी करप्शन खुद करप्शन का गढ़ बन चुका था, और इसको एंटी करप्शन नहीं कहते बल्कि एंटी करप्शन भी कहते थे। इस हवाले से अगर कोई फाइल आती है या कोई करप्शन का मेगा स्कैंडल आता है तो वो उसको दबा दिया जाता था। इसी तरह बोगस एप्लीकेशनों का भी यहाँ पे रवाज रहा है, और जो अगर एंटी करप्शन बड़ा, अगर किसी को गिरफ़्तार करना है तो क्लर्क की हद तक या पटवारी की हद तक, इससे ऊपर तो बिल्कुल ही कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जाती थी, जिसकी वजह से सरकारी महकमों समेत दीगर जो महकमे हैं वहाँ पर करप्शन का बाज़ार मज़ीद गर्म हुआ। लाखों की करप्शन नहीं, करोड़ों की नहीं, बल्कि ये करप्शन जो है वो अरबों तक पहुँच गई। उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह यही थी जो एक सरकारी अदारा बनाया गया था करप्शन की रोकथाम के लिए, करप्ट माफिया की रोकथाम के लिए, उनको गिरफ्तार करने के लिए, उनको रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करने के लिए जो महकमा बनाया था, जो उनसे उम्मीदें वाबस्ता की गई थी, वो बिल्कुल काम नहीं हो रहा था। डेपुटेशन पर अफसर आते थे, आए गए और अपनी मर्ज़ी की इंक्वायरियाँ की, जो ज़ेर इंक्वायरियाँ थी उनकी तादाद हज़ारों तक पहुँच गई। लेकिन इसका क्रेडिट जो है अब जो मौजूदा गवर्नमेंट आई है उसने एंटी करप्शन को फ्री हैंड दिया है, और ख़ास तौर पर जो नए डीजी एंटी करप्शन जिनको तैनात किया गया मोहम्मद गौहर नफीस, इन्होंने बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू किया। और महकमा एंटी करप्शन की तारीख में पहली बार ग्रेड 19, 20, 18, 17 के अफसरान को गिरफ्तार किया गया है, और जो करप्शन के मेगा स्कैंडल थे उनका जो स्पीडी काम हो रहा है उनकी तहकीकात पे। और इसी वजह से महकमा एंटी करप्शन चंद रोज़ कबल महकमा लेबर में करोड़ों रुपए का फ्रॉड पकड़ा, और जिसमें ग्रेड 19, 18, 17 के अफसरान को गिरफ्तार किया। इसी तरह जहाँ भी डीजी एंटी करप्शन गौहर नफीस को इस हवाले से कोई शिकायत मिलती है या कोई वीडियो वायरल होती है करप्शन लेते हुए या रिश्वत लेते हुए, उस पर भी फिल फॉर एक्शन लिया जाता है। हमारे 92 न्यूज़ ने हमने ये खबर ब्रेक की थी, एक सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल को हमने दिखाया था और उसकी वीडियो वायरल हुई। 92 न्यूज़ ने उसकी खबर दी जिस पर डीजी एंटी करप्शन पंजाब ने उस पर फौरी एक्शन लिया, और आज वो सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल सलाखों के पीछे है। इसी तरह डीजी एंटी करप्शन पंजाब ने पंजाब भर के तमाम रीजनल डायरेक्टर्स को हदायत दी हैं और उनको टास्क दिया है कि करप्शन के हवाले से वो कोई समझौता नहीं करेंगे, और ये नहीं कि इसके बाहर, जबकि अगर एंटी करप्शन के अंदर भी अगर किसी के खिलाफ कोई शिकायत मिलती है तो उस हवाले से भी एक्शन लिया जाता है। और इसी तरह एंटी करप्शन का जो विजिलेंस सेल है उनको मुतर्रक किया गया है, और डायरेक्टर विजिलेंस सेल्स में जो दीगर अमला है वो एंटी करप्शन के अंदर मौजूद जो काली भेड़े हैं उनके खिलाफ भी बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। और ये भी मैं बताता चलूँ कि माह अगस्त के 1 महीने में महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने 3 अरब रुपए से ज़ायद की सरकारी ज़मीन कब्ज़ा ग्रुपों से वापस ली है। ये ज़मीन महकमा औकाफ, हाईवे
और दीगर सरकारी महकमों थी जिन पर बाअसर माफिया काबिज था, और वो कई सालों से इस ज़मीन को अपने इस्तेमाल में लाकर वहाँ से बल्कि करोड़ों रुपए की आमदन भी हासिल कर चुके हैं, जिस पर डीजी एंटी करप्शन पंजाब ने हदायत जारी की हैं कि जिन्होंने कब्ज़ा माफिया ने ज़मीनों पर कब्ज़ा करके वहाँ पे करोड़ों रुपए लिए हैं, उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाए और उनसे रिकवरी की जाएगी। इसी तरह पेट्रोल पंपों को चेक किया गया जो गैर मियारी और मिकदार से कम पेट्रोल फरोख्त करते थे, उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन किया गया और पंजाब भर में और 322 पेट्रोल पंपों को सील किया है। इसी तरह जो मुख्तलिफ जो महकमे हैं, सरकारी महकमे हैं, महकमा एक्साइज़ है और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, लोकल गवर्नमेंट है, ज़िली इंतज़ामिया, LDA और जो दीगर महकमे जहाँ पे करप्शन की शिकायत थी वहाँ पर भी उनकी भी फाइलें खुल चुकी हैं, और जो करप्शन के मेगा स्कैंडल महकमा वासा के थे उनकी भी फाइलें खुल चुकी हैं। और एंटी करप्शन ज़राए का कहना है कि आइंदा चंद रोज़ में ऐसे जो करप्ट माफिया हैं वो सलाखों के पीछे होंगे, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। सही। राना साहब, बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, यानी एंटी करप्शन इतना तेज कार्रवाई के अमल को कर चुका है कि आपको माजी की जानिब भी अगर देखें तो नदामत नहीं फिर ज़्यादा होती कि जब आपको लगे कि इस वक्त मरहलावार जो कार्रवाइयाँ थी वो अब मरहलावार नहीं हो रही, वो यकमुश्त हो रही हैं। तो डेवलपमेंट तो है, क्रेडिट किसको जाता है? देखिए, क्रेडिट जाता है हुकूमत को। हुकूमत का कोई एक महकमा ऐसा है जिसने करप्शन के खिलाफ जहाद किया, जिसने करप्शन में मुलव्वस तमाम उन अफराद को जो तगड़े थे, मैं भी जिस तरह आफत साहब ने कहा ना, पहले कलर पकड़ा जाता था, मैक्सिमम पटवारी पकड़ा जाता था, पुलिस में ASI पकड़ा जाता था मैक्सिमम। अब हो क्या रहा है, अब तगड़े लोगों को पकड़ा जा रहा है। पता है आपको, ज़मीनें जिनसे बाज ली जा रही हैं, जिनसे ज़मीनें का कब्जा छुड़ाया जा रहा है, वो सारे तगड़े तरीन लोग हैं। एक्सियन रैंक के लोग पकड़े जा रहे हैं, STO पकड़े जा रहे हैं और बड़े बड़े तगड़े लोग पकड़े जा रहे हैं। और ये नहीं उसमें हो रहा कि इसका तल्लुक किस सियासी जमात से है, किस सियासी जमात से नहीं है। देखिए, गौर नफीस आए हैं पुलिस से, उन्हें मजाज का भी इलम है, उन्होंने आते ही काम ऐसा शुरू कर दिया कि मैं समझता हूँ कि पहला पुलिस अफसर है जो एंटी करप्शन पे आके जिसने करप्शन के खिलाफ काम किया। ये बात दुरुस्त थी, पहले एंटी करप्शन का घर था। एक वहाँ पर खुद एंटी करप्शन के लोगों ने लोग रखे हुए थे जो एप्लीकेशन देते थे, वहाँ पे उनके लोगों को बुलाया जाता था, पैसों का लेन देन एंटी करप्शन के अंदर ही होता था। अब ऐसा नहीं है। या सर, मैं खुद गया आज, मैंने जाके देखा, देखें तो सही हो क्या रहा है। तो ये देखकर खुशी हुई कि एक महकमा ऐसा है कि जहां पर नंबर 1 से लेकर नंबर 2, 3, 4 जिनको मिलना बड़ा मुश्किल था, आज आम साइल उन तक पहुंच रहा है। मैं डायरेक्टर विजिलेंस के पास गया, मैंने जाके बैठा तो मेरे बैठे बैठे कम से कम कोई 8 लोग आए, आम साइल आए, जिनकी कोई सिफारिश नहीं थी, उन्होंने उनकी बात सुनी। इसी तरह गौर नफीस खुद मिलते हैं और मिलने के बाद ये नहीं कहते आपने कल आना है, अगले उसी वक्त उनके साथ टीमें रवाना करते हो, कई जगह पर खुद भी जाती हैं। ये एक अच्छी रवायत, अल्लाह करे कि ये रवायत कायम रहे। मैं आपको ये एक चीज़ ब्रेक कर दूँ कि आने वाले दिनों में 3 बड़े नाम पकड़े जाने हैं एंटी करप्शन की तरफ से। हाँ, बिल्कुल एंटी करप्शन की तरफ से। और एंटी करप्शन जो है चूंकि वो रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है कि नैब से ज़्यादा कार्रवाइयाँ, ये एक बड़ी खुश आइन बात है कि नैब से ज़्यादा कार्रवाइयाँ एंटी करप्शन कर रहा है। और मेरी इत्तला के मुताबिक जो 3 बड़े नाम पकड़े जाने हैं उनमें सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है लाहौर की, इसके बड़े तगड़े अफसर हैं, इतने तगड़े अफसर हैं कि जो हर हुकूमत में अपनी मर्जी की इस जगह पे तैनात होते हैं। और 4 ऐसे ठेकेदार भी उनमें शामिल हैं जो बड़े सियासतदानों पे भारी रकम खर्च करते हैं, उनके इलेक्शन कैंपेन से लेकर सारा कुछ। तो आने वाले दिनों में बड़ी खबरें, अब हमें नैब से ज़्यादा बड़ी खबरें जो मुझे नज़र आ रहा है वो एंटी करप्शन में देखने को मिलेंगी। और इसका क्रेडिट हुकूमत को और DG एंटी करप्शन जो है गौहर नफीस और उनकी पूरी टीम को जाता है। और ये एक अच्छी बात है कि अगर पाकिस्तान में करप्शन का खात्मा होगा तो ये मेरे लिए, आपके लिए और आम एक आदमी के लिए बड़ी खुश आइन बात है। पाकिस्तान के लिए भी बहुत खुशाइन बात है, पेशरफ्त ऐसी हो रही है कि जिस पे खुशी हो रही है। हाफिज साहब, एक छोटे से सवाल का जवाब, ये आपने अगस्त की बात की कि अगस्त में कितने पैसे अब तक रिकवर हो चुके हैं, अगर रवा साल की बात करें तो इस साल में कितने पैसे एंटी करप्शन ने रिकवर किए? जी, एंटी करप्शन के जो ज़राए का कहना है कि इस वक्त, अब मैंने तो सिर्फ माह अगस्त की आपको बताया ना कि 3 अरब रुपये से ज़्यादा उन्होंने कहा है, ये जो रकम है ये 10 अरब से ज़ायद हो चुकी है। अच्छा, जो मेरे ज़राए का कहना है। और एक बात और ये भी मैं बता दूं कि महकमा एंटी करप्शन है, DG जो गौहर नफीस आए हैं, इन्होंने महकमे में जान डाल दी है। और एक जो बड़ा काम उन्होंने आज ये भी किया है कि तमाम अमले को, जो एंटी करप्शन के कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक वो देखें, उनके लिए यूनिफॉर्म पहनना भी लाजमन करार दिया है कि वो यूनिफॉर्म पहने, ताकि जब वो किसी रेड पे जाएं, पहले सिविल कपड़ों में जाते थे, किसी को पता नहीं चलता था कि कौन है, अब वो बाकायदा यूनिफॉर्म में होंगे, यूनिफॉर्म में वो रेड करेंगे ताकि पता चले कि ये एंटी करप्शन की टीम है। एंटी करप्शन में मुतहर्रिक ना हो, इस वजह से उन्होंने यूनिफॉर्म के लिए हिदायत की। बोगस टीमें ना होने की वजह से ये हिदायत की गई ना। ये एंटी करप्शन में पहले तो यूनिफॉर्म पहनने का तो रिवाज ही नहीं था,
इनकी जो यूनिफॉर्म है वो कांस्टेबल से जो इनकी अपनी जो भर्ती है वो इंस्पेक्टर तक जो लेवल के बंदे हैं वो तो बिल्कुल नहीं जाते थे, कोई पता ही नहीं होता था। जाते थे, कई टीमें माजी में जाती थी, वो मुकमका करके वापस आ जाती थी। पकड़ा, जो एक शख्स को पकड़ा चंद घंटे के बाद उसको छोड़ दिया रिश्वत लेके। अच्छी रिवायत है जो पनप रही है। हम उम्मीद करते हैं कि ये अच्छी रिवायत मुसलसल चलती रहे और एंटी करप्शन जो है वो इसी तरह मुतहर्रिक हो, कब्जा माफिया के खिलाफ एक्शन और पाकिस्तान की सूरत हाल कुछ बेहतर हो सके, करप्शन माफिया से निजात मिल सके। बहुत शुक्रिया हाफिज फैज साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब आजकल काफ़ी मुतहर्रिक दिखाई देते हैं। बशमूल वज़ीर आला पंजाब दीगर सूबाई वज़रा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, चाहे वो पंजाब में हो या केपी में हो, वो भी काफ़ी मुतहर्रिक हो चुके हैं। राना साहब, मुतहर्रिक होने की वजह क्या है? काम में काफ़ी तेज़ी आ चुकी है। वज़ीर आला पंजाब रावी रिवर अर्बन प्रोजेक्ट हो या इस वक्त जनूबी पंजाब के हवाले से पेशरफ्त हो, वज़ीर आला काफ़ी एक्टिव है। आज भी मुल्तान में गए हुए थे। क्या वजह है? क्या कोई डेडलाइन है जिसकी वजह से काफ़ी मुतहर्रिक है या वजह कुछ और है? देखिए यासर, मेरी इत्तला के मुताबिक तहरीक इंसाफ की हुकूमत जितनी जो सूबों में तो मुकम्मल हुकूमत है, वफाक में है, उसके अलावा और बलोचिस्तान के अंदर भी ये इत्तेहादी हैं, तो इनको टारगेट दे दिया गया है कि आपने ये आइंदा जो 3 माह है दिसंबर तक आप बेइंतहा काम करें, अवामी राब्ता मुहिम को तेज़ करें। सही। और वज़ीर आला पंजाब को ये कहा गया है कि आप एक एक ज़िले में जाएंगे, एक एक ज़िले में वहाँ जाकर अपनी मसरूफियत को तेज़ करेंगे, लोगों से मिलेंगे, खुली कचहरियाँ लगाएंगे, लोगों के मसाइल हल करेंगे। और आपको नज़र आएगा कि आने वाले 3 से 4 दिनों में, 3 से 4 दिन में, ये ज़्यादा नहीं कह रहा, तरक्याती काम भी जो है वो तेज़ी से होना शुरू हो जाएंगे। यही काम उन्होंने KPK में भी कह दिया है। यही चीज़ें जो है आगे बलोचिस्तान के अंदर भी हो रही हैं। और वफाक में जो बैठे हैं वज़रा, इनके अरकान असम्बली, उनको भी भारी फंडिंग जारी कर दी गई है। मेरा ख्याल है, जो मेरे ज़राए ने, ख्याल तो नहीं कह सकता, मेरे ज़राए ने जिस बात की तस्दीक की है कि तहरीक इंसाफ अपोजिशन के रवैयों से, अपोजिशन की ब्लैक मेलिंग से, अपोजिशन की मुतवक्को तहरीक के मुकाबले में खुद राब्ता मुहिम इतना तेज़ करना चाह रही है कि लोगों के अंदर जो 2 सालों में ये बात थी महंगाई की, जो बात थी कि ये डिसिप्लिन कायम नहीं कर सके, जो बात थी कि ये थाना कल्चर तब्दील नहीं कर सके, जो ये मामला था कि जो इमरान खान ने वादे किए थे वो पूरे नहीं कर सके, तो अब वो कुछ ना कुछ ऐसा डिलीवर करना चाहते हैं। उसके लिए मैं आपको बता दूं, आने वाले दिनों में आपको वाज़े यासर कमी नज़र आएगी ऐसी चीज़ों में, अशिया में जो आम आदमी के इस्तेमाल में है। इसके लिए हुकूमत अपने पास पैसे खर्च करे। हुकूमत क्या करती है, लेकिन ये फाइनल हो चुका है। उनके रेट्स में कमी वाक़ई होगी, रेट्स में कमी वाक़या होगी। और ये जो शोर मचा हुआ बिजली का, आपको नवंबर में बिजली सस्ती होती नजर आएगी। हमेशा नवंबर में बिजली महंगी होती है। पाकिस्तान में पहली दफ़ा होगा कि नवंबर में बिजली सस्ती होगी। पाकिस्तान में पहली दफ़ा होगा कि आपको नवंबर के महीने में बहुत सी चीज़ें पेट्रोल समेत सस्ती होती नजर आएंगी। ये एक प्लानिंग का हिस्सा है जो इन्होंने अपना एक कैलेंडर ऑफ ईयर बनाया है कि अब हमने आगे क्या करना है, कितनी तकरीबात है, कौन से प्रोजेक्ट लेकर जाने हैं, किस तरह आवाम को रिलीफ देना है। उसमें ये 3 माह बेइंतहा अहम है। अब इन 3 माह के मतलब मुझे तो एक वफाकी वजीर ने कहा कि हम तो ये टारगेट लेके जा रहे हैं कि अगले साल अगर हमें इलेक्शन में जाना पड़े तो हमें अवाम में जाकर शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, बल्कि हम पहले से बेहतर पोजीशन में जाए। तो राना साहब, क्या ये डेडिकेशन जो है ये बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से भी होगी? ये पहला मरहला तो बल्दियाती इंतखाबात ही है ना, तो इस साल हो जाएंगे? देखिए, इस साल बल्दियाती इंतखाबात मुझे होते नज़र नहीं आ रहे। अगर तो हम सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की तरफ जाएं तो उसमें तो फिर हमें अब 30 दिसंबर तक इनको कराने पड़ेंगे। अगर नहीं तो फिर दिसंबर में इनकी प्रॉब्लम यह है, जो मेरे पास इतला है, कि इन्होंने दिसंबर में इलेक्शन इसलिए नहीं करा सकते कि वो इलाके पंजाब के अंदर जो आपके आते हैं, जिस तरह मरी है और दीगर इलाके, वहाँ पे बर्फ़बारी बड़ी शदीद होनी है। KPK में बहुत से इलाके हैं जहाँ पे इस बार पहले से ज़्यादा बर्फ़बारी है। तो जब बर्फ़बारी का सीज़न आता है तो वो लोग अपने इलाकों को छोड़कर दूसरे शहरों में चले जाते हैं, तो वहाँ वोट उनका वहाँ बना हुआ है, वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन मुमकिन नज़र नहीं आती। और ये इसलिए मेरा ख्याल है ये फरवरी मार्च इसमें इलेक्शन होंगे, लेकिन ये फरवरी मार्च में बड़ा थोड़ा टाइम रह गया है और इसलिए ये वहाँ पे उसी की तैयारी कर रहे हैं। और उस तैयारी में आपको मैं एक बात बड़ा क्लियर बता दूँ, तहरीक इंसाफ हर सूरत में चाहती है कि हम बल्दियाती इलेक्शन जीतें। अगर तहरीक इंसाफ बल्दियाती इलेक्शन बेशक आज़ाद हो रहे हैं, लेकिन आज़ाद सिर्फ एक नाम होता है। हर शख्स को पता होता है किसका किस सियासी जमात से तल्लक है।
इसके वोटर, इसके सपोर्टर किस सियासी जमात से तल्लुक़ रखते हैं। अगर तहरीक इंसाफ अपने काम नहीं करेगी, जो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि इनके अंदर मीटिंग में यही तय हुआ है कि हम बल्दियाती इलेक्शन को अपने नेशनल कौमी इलेक्शन से ज़्यादा तवज्जो दें। अगर हम बल्दियाती इलेक्शन जीत जाते हैं तो इनके लिए कौमी इलेक्शन जीतना कोई मसला नहीं होगा। फिर ये एक समझ लें कि आप मैच का पहला रोज़ है, 2 रोज़ा मैच है और मैच का ये पहला रोज़ है। पहला रोज़ जो बल्दियाती इलेक्शन है और ये सारी तैयारी उसके लिए हो रही है। उसके लिए नवंबर में ये बेइंतहा रिलीफ देने जा रहे हैं ताकि अवाम के अंदर इनकी साख जो है वो बहाल हो सके, अवाम के अंदर साख बहाल हो सके। उम्मीद करते हैं कि ये तेज़ी इसी तरह बरकरार रहे। बल्दियाती इंतखाब हों जो इनके मोटिव में शामिल था कि बल्दियाती इंतखाबात जल्द करवाए जाएंगे, अब उनमें मसाइल क्या दरपेश आ रहे हैं, वो मसाइल का हल जिस तरीके से होगा, जब तक होगा उसके बाद फौरी तौर पर बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।